At the Tulsi Ghat in Banaras, where Tulsidas scripted his Ramcharitmanas, we're now joined by Arvind Kejriwal, who has brought his battle against Narendra Modi to the heart of Varanasi. Arvind, thanks for talking to us. आपसे सबसे पहले पूछूंगी, बहुत से लोग मानते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक गलती हुई कि आपकी एक एंटी करप्शन मूवमेंट, जन लोकपाल बिल के इश्यूज बहुत अच्छे जा रहे थे, लेकिन बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़कर यू आर फाइटिंग अ लूजिंग बैटल. आप क्या मानेंगे इस बात को? मेरी हार या जीत के लिए थोड़ी लड़ रहा हूँ मैं सत्ता पाने के लिए थोड़ी लड़ रहा हूँ कि मेरे को सीट चाहिए, सांसद बनना है, संसद में जाना है. अगर यही करना होता तो मैं भी एक सेफ सीट ढूंढ लेता, देश में कहीं से भी एक सेफ सीट ढूंढ लेता. देश को बचाने के लिए निकले हम लोग. पिछले 3 साल से जो फाइट कर रहे हैं, पुलिस के डंडे खाए, जेल गए, सब कुछ झेला है, देश को बचाने के लिए किया है. आज बनारस में मैं एमपी बनने के लिए नहीं आया. बनारस में मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि देश को नरेंद्र मोदी जी से बचाना है, राहुल गांधी से बचाना है. हमारे देश की ये जो पॉलिटिक्स हो गई है ना, 5 साल एनडीए, फिर 5 साल यूपीए, फिर 5 साल एनडीए, फिर 5 साल यूपीए, इन दोनों से परेशान हो चुके हैं लोग. मतलब लोगों की चलती नहीं है, एक बार उसको हरा देते हैं, एक बार उसको हरा देते हैं. मैं लोगों को ये बताने के लिए आया हूँ, जो लोगों को ये भ्रम हो गया है कि मोदी जी विकास पुरुष हैं, मोदी जी विकास पुरुष हैं, जो मीडिया के कुछ लोगों ने पिछले 1 साल से. मैं भी गुजरात गया था तो वो सारा देख के आया हूँ कि गुजरात के अंदर कोई विकास नहीं हुआ, ये सारा झूठ बोला जा रहा है. वो जनता को बताने के लिए आया हूँ. कहीं ऐसा ना कर देना, वाराणसी के लोग ऐसा ना कर दें कि लोग कहें कि कैसे व्यक्ति को वोट. तो इस बार दोनों को हराना जरूरी है. राहुल गांधी जी को भी हराना जरूरी है और मोदी जी को भी हराना. तो आप राहुल गांधी के खिलाफ भी क्यों नहीं लड़ रहे? बहुत से लोग 2 सीट से लड़ रहे हैं, आप भी लड़ सकते थे. नहीं, आप कहेंगे 543 सीट से भी लड़ सकते. नहीं, मैं सिर्फ इन 2 मेन कंटेंडर्स की बात कर रही हूँ. कुमार विश्वास गए हैं ना, कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल तो नहीं है. तो कुमार विश्वास है, वो राहुल गांधी जी को हराएंगे. मैं यहाँ पे आया हूँ वाराणसी के लोगों से बातचीत करने के लिए. राहुल गांधी भी हारेंगे इस बार, नरेंद्र मोदी जी भी हारेंगे इस बार. ये चुनाव ऑर्डिनरी चुनाव नहीं है 2014 का. ये इस देश का भविष्य बदलेगा. इट इज गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. अगर इस बार आप सोच के देखो, ये 2 पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, एनडीए और यूपीए. इनके जो शहंशाह हैं, एक के शहंशाह हैं नरेंद्र मोदी, एक के शहंशाह हैं राहुल गांधी. अगर इन दोनों को इस बार लोगों ने हरा दिया, ये दोनों कोलैप्स कर जाएंगे. और उसके बाद से जो राजनीति निकलेगी, मुझे लगता है उसके 1 साल के अंदर दोबारा चुनाव होगा. और उसके बाद जो इस देश की राजनीति निकलेगी, उसके बाद इस संसद के अंदर अच्छे लोग जाना चालू. बहुत इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं. आप कह रहे हैं एक चुनाव होगा, उसमें किसी की जीत होगी और 1 साल बाद इस चुनाव के अंदर 2014 के चुनाव के अंदर इस देश की जनता को राहुल गांधी को भी हराना है, नरेंद्र मोदी जी को भी हराना है, दोनों को हराना है. और फिर चर्निंग होगी पॉलिटिक्स इस देश की. और फिर 1 साल और में चुनाव, 1 साल के अंदर दोबारा चुनाव होगा. और वो चुनाव जो होगा, वो इस देश के अंदर स्टेबिलिटी भी लाएगा और इस देश के अंदर ईमानदार राजनीति भी लेके आएगा. मैं इस देश के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ये मौका है. इस बार इसमें चक्कर में मत पड़ना कि किसको कितनी सीट. ये सारा का सारा 2014 का चुनाव केवल 2 कंस्टिट्यूएंसीज पे लड़ा जाएगा. एक अमेठी के अंदर लड़ा जाएगा और एक वाराणसी के अंदर लड़ा जाएगा. इस देश के सारे लोग अपना अपना काम धंधा छोड़ के इन दोनों कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर पहुंच जाओ. अगर हमने राहुल गांधी को हरा दिया और नरेंद्र मोदी जी को हरा दिया, इस देश का इतिहास जो है वो पलटी लेगा. आप बनारस में कितना समय बताएंगे? इसलिए पूछ रही हूँ कि बहुत से लोग यहाँ कहते हैं, मैं हूँ अभी कल, उनको एक चाहिए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक सांसद जो कमिटेड रहे. ये नहीं कि मोदी जी आए, बाहर से गुजरात जीत गए तो बनारस छोड़ गए. आप आए, आपके कोई और नेशनल प्लान हो, आप मान लीजिए आप जीत जाते हैं. मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ. अगर ये ऑर्डिनरी चुनाव होता तो ये क्वेश्चन बड़ा लेजिटिमेट था. ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी चुनाव है. ये चुनाव वाराणसी या नई दिल्ली या हरियाणा या पंजाब का चुनाव नहीं है. ये 1 सीट का चुनाव नहीं है. ये चुनाव इस देश को बचाने के लिए चुनाव है. अगर ये देश बचेगा तो वाराणसी बचेगा, अगर देश बचेगा तो गंगा बचेगी, अगर देश बचेगा तो दिल्ली बचेगी. इसलिए ये वाला चुनाव बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चुनाव है. इसको आप वाराणसी और नई दिल्ली और उसके पर्सपेक्टिव में मत. You're saying it can't be seen as a local election. It is not a local election. It is about saving the country. इस देश को बचाने के लिए. What does Banaras symbolize to you, Arvind? बनारस में तो सवेरे से घूम रहा हूँ. आई एम रियली अमेज्ड. मैं पहले भी कई बार आया था, लेकिन इतना इंटेंस दौरा मैंने फ्रैंकली कभी नहीं किया. ये वो शहर है जहाँ तुलसीदास ने रामायण लिखी. ये वो शहर है जहाँ रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ. ये वो शहर है जहाँ पे राजा हरीश चंद्र ने वो राजा घाट के ऊपर अपनी पत्नी से कहा कि अपना वो लेके आओ. इतनी मतलब इट इज फुल ऑफ हिस्ट्री, नंबर 1. एंड नंबर 2, ये इतने धर्म का शहर है और उसका इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है. अब आप अगर देखें तो वो क्यों है? द रीजंस आर नॉट लोकल. अगर हम रीजंस लोकल ढूंढने की कोशिश करेंगे, रीजंस लोकल नहीं है. जो इतना बुरा हाल है, गंगा का पानी इतना गंदा हो गया है, चारों तरफ इतनी गंदगी है, सड़कें टूटी हुई है, इसके रीजन पॉलिटिक्स के अंदर हैं, इसके रीजन राजनीति के अंदर हैं.
और इस देश की जब तक राजनीति साफ नहीं की जाएगी तब तक समाधान नहीं मिलने वाले। बात अब दिल्ली और वाराणसी की नहीं बची है, बात है कि देश की राजनीति को बदलना पड़ेगा। आपने धर्म की बात की, एक जमाना था व्हेन अरविंद केजरीवाल वाज एन एथियस्ट, फिर जब आप जीते दिल्ली में आपने कहा कि भगवान के बिना ये नहीं हो सकता था। जो जो आपने बनारस में किया, गंगा स्नान, यहाँ आकर आप संकट मोचन के महंत जी से मिले और आपने गंगा को जाके प्रणाम किया। इज अरविंद केजरीवाल नाउ अ बिलीवर और इज ही डूइंग ऑल दिस फॉर इलेक्शंस? नहीं, मैंने तो हमेशा कहा है कि पिछले 3 साल से ये आंदोलन जितना बड़ा बना, मैंने बहुत बार सोचा है ये हमारी वजह से नहीं बना, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। ये इसमें कुछ ना कुछ कुदरती करिश्मा हो रहा है। आप उसको अल्लाह कह लीजिए, खुदा कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, जीसस कह लीजिए, जो मर्जी नाम दे लीजिए। कुछ ना कुछ कुदरत का करिश्मा हो रहा है कि इस देश के लोग इतनी भारी संख्या में हिंदू, अभी मेरे को एक नीचे आदमी मिले, उन्होंने कहा जी आपने, एक पुलिस वाला, उन्होंने कहा आपने राजनीति के अंदर जाति और धर्म की दीवारें तोड़ दी है। मैंने नहीं तोड़ी है, कुछ ना कुछ कुदरती करिश्मा हो रहा है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, कुदरत कर रही है। कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा बहुत ज्यादा भर जाता है तो फिर कुदरत अपनी झाड़ू चलाती है। वही देश के अंदर अभी हो रहा है। बीजेपी वाले कहते हैं कि जब नरेंद्र मोदी बनारस से लड़ते हैं तो बाकी पार्टीज कहती हैं ये सॉफ्ट हिंदुत्व है, जब अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी जाते हैं तब कहते हैं कि ये तो भाई अपने धर्म से जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि बीजेपी की इस क्रिटिसिज्म में कुछ बीजेपी वालों को कहने दो ना, बीजेपी वाले कुछ कहते रहते हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पर सेंट्रल इश्यू आपकी कैंपेन का क्या रहेगा? पूरे देश के अंदर सेंट्रल इश्यू एक ही है जी, जनता को ईमानदार राजनीति चाहिए। आज सवेरे सवेरे एक मंदिर में गया, एक औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहती है भाई साहब कुछ भी करो, इस महंगाई से छुटकारा दिलाओ। जनता का घर चलाना मुश्किल हो गया है, बच्चे पालने मुश्किल हो गए हैं, क्या करें अब लोग, किसको वोट दें? यही मैं कहने के जा रहा हूँ, अब तो खड़े हो जाओ, अब इस मोदी और राहुल गांधी के चक्कर में मत पड़ो, आपका नहीं तो लूट जाएंगे। आपकी जो एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आज भी आप अपने वॉलंटियर्स को बहुत अलग अलग हिस्सों से लेकर आए हैं, उसका क्या करेंगे? मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर किस लिए चाहिए? मेरा चुनाव थोड़ी है। वॉलंटियर्स, ये सारे वॉलंटियर्स बनेंगे, पूरी काशी वॉलंटियर बनेगी, हर घर के अंदर वॉलंटियर पैदा होगा। ये इनका चुनाव है, इस देश के लोगों का चुनाव है। अरविंद तो निमित्त मात्र है, हार गया तो इनकी हार है। किसी ने पूछा अरविंद जी आप हार गए तो आपने सोचा क्या करोगे? मैं भी यही पूछने वाली थी। तो अगर मैं, ये मुझे थोड़ी सोचना है, ये आपको सोचना है कि मैं हार गया तो आप क्या करोगे? आप भी तो सोचोगे, you're a master मेरे को नहीं सोचना, सबको सोचना है। अगर मैं हार गया तो आप क्या करोगे, लोग क्या करेंगे, पर आप क्या करेंगे? पर अरविंद केजरीवाल आगे क्या करेंगे अगर वो बनारस का चुनाव हार जाते हैं? आखिरी दम तक इस देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए लड़ते रहेंगे बस। अच्छा, कांग्रेस तन मन धन और ये शरीर पॉलिटिक्स देश के लिए पॉलिटिक्स में रहेंगे अगर ये बनारस का चुनाव हार गया? बिल्कुल रहेंगे, पॉलिटिक्स में रहेंगे, देश के लिए लड़ते रहेंगे। अब अच्छा, कांग्रेस ने यहाँ अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया। कांग्रेस से पूछो ना, मेरे से क्यों नहीं, पूछ मैं वो सवाल मेरा वो नहीं था, सवाल मेरा ये था इज अरविंद केजरीवाल रेडी टू बी द यूनाइटेड कैंडिडेट ऑफ ऑल द नॉन बीजेपी पार्टीज? नो वन हैज अप्रोच्ड मी सो फार एंड इफ दे डू, they will not never approach me कि आपको हम कंसेंसस कैंडिडेट बना दें। ऐसे थोड़ी वो अपनी कैंडिडेट ही ना खड़ा करें, ना करें। अच्छा, आप यहाँ महंत जी से मिले, ये महंत जी के बारे में भी चर्चा चल रही है कि हो सकता है ये कांग्रेस की प्रत्याशी बन जाए, ये भी चर्चा चल रही है। कोई भी बन जाए क्या फर्क पड़ता है, देश को बचाने की लड़ाई है। संकट मोचन के महंत जी की आपकी क्या मीटिंग रही? उनसे बात हुई, उन्होंने गंगा के बारे में बताया कि गंगा कितनी प्रदूषित हो चुकी है, और उन्होंने बताया कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है, और वो प्रपोजल अगर एक्सेप्ट हो जाए तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे ईमेल कीजिएगा, बट ब्रॉडली जो उन्होंने बताया इट्स अ वेरी गुड प्रपोजल, वी शुड डू। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने कहा कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को हराना चाहिए, उसके बाद एक चर्न होगी। इस चुनाव में जो आगे होता है, आर यू रेडी टू लुक एट नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी पार्टीज एज पोटेंशियल पार्टनर्स? लेफ्ट पार्टी की बात करती हूँ, प्रकाश कराट ने एक चिट्ठी लिखी और एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा हमारी काफी कॉमनैलिटीज हैं, वी आर रेडी, वी डोंट लुक एट देम एज एंटागनिस्ट्स। Is there any other party Arvind Kejriwal can do business with? बरखा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप थोड़ा सा अपने दिमाग को इस पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर ले जाओ और इसको एक आजादी की लड़ाई के रूप में देखो। जब लोग हमारे देश में आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, बाबा अम्बेडकर, तो वो सोचते थे कि जब देश आजाद हो जाएगा तो किस पार्टी को कितनी सीट आएंगी, किस पार्टी को। छोड़ो ना, ये सीट वीट बड़ी छोटी बात है। इस देश को आजाद कराना है, इस देश को आजाद करा के सत्ता जनता के हाथ में देनी है। फाइटिंग टू विन, आंट यू फाइटिंग टू विन? आप जो लड़ता है वो जीतना अगर चाहता मेरे को, जैसा मैंने अभी आपको कहा, अगर मेरे को जीतने की लालसा होती, अगर सत्ता की लालसा होती तो मैं एक सेफ सीट ढूंढता ना। मैं यहाँ पे खुद जीतने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए आया हूँ, और मैं नहीं हराऊंगा, जनता हराएगी। जो लोग कहते हैं कि भाई जनता आपकी बाहर से आई है, बनारस की नहीं है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जनता बाहर से भी आएगी,
मैंने आपको कहा ये देश की लड़ाई है, ये बनारस की या दिल्ली की लड़ाई नहीं है। मैं आज अपील भी करूंगा आपके चैनल के माध्यम से भी, जो लोग देख रहे हैं अपना काम धंधा छोड़ के 1.5 महीने के लिए वाराणसी आ जाओ, और वाराणसी की जनता भी खड़ी होगी, आप लोगों को भी खड़े होना है। आधे लोग अमेठी चले जाओ, आधे लोग वाराणसी आ जाओ। इस बार राहुल गांधी को भी हराना है, इस बार नरेंद्र मोदी को भी हराना है, इस बार बीजेपी को भी हराना है, इस बार कांग्रेस को भी हराना है। आपके लिए सबसे बड़ा अपोनेंट कौन है? हु इज एनिमी नंबर 1? इज इट कांग्रेस और इज इट बीजेपी? इज कम्युनलिज्म मोर ऑफ अ प्रॉब्लम और इज करप्शन मोर ऑफ अ प्रॉब्लम? बोथ करप्शन एंड कम्युनलिज्म आर द प्रॉब्लम्स। भ्रष्टाचार और फिरका परस्ती, सांप्रदायिकता दोनों समस्याएं हैं, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों उतनी ही डीपली इन दोनों में एंट्रेंच्ड है जितनी। ये भी चर्चा चल रही है कि दिग्विजय सिंह कहते हैं मैं भी बनारस से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। आपके तो पुराने मित्र हैं। दिग्विजय सिंह मेरे मित्र हैं। मैं आई एम सेइंग इट विद सेंस ऑफ ह्यूमर। लड़े, अच्छा है। अगर आए तो मैं मतलब इन कांग्रेसियों में हिम्मत तो हुई एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की, नहीं तो इनके अंदर सेटिंग थी। राहुल गांधी जी के खिलाफ कभी भी बीजेपी वालों ने स्ट्रांग कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कभी भी कांग्रेस ने स्ट्रांग कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। दोनों में मैच फिक्सिंग थी, दोनों में सेटिंग थी। इस बार इनकी सारी सेटिंग तोड़ दी हम लोगों ने। इनके सारे बड़े बड़े लोगों के खिलाफ हमने स्ट्रांग कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। कपिल सिब्बल के खिलाफ आशुतोष को खड़ा किया है, इसके खिलाफ उसको, उसके खिलाफ। इन सारे बड़े बड़े नेताओं को हराना इस बार। पर बीजेपी वाले कहते हैं यू आर सॉफ्ट ऑन कांग्रेस एंड कांग्रेस कहते हैं वी आर सॉफ्ट ऑन बीजेपी। आर यू इक्विडिस्टेंट कि अगर ऐसा सिनेरियो आए, आप फिर से पार्टी पॉलिटिक्स में पहुंच गए। मैं कुछ और पूछ रही हूँ, हु इज अ बेटर प्राइम मिनिस्टर? कैमरामैन भी हंस रहा है। हु इज अ बेटर प्राइम मिनिस्टर, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी? अगर यही दो चॉइसेस होते तो अरविंद केजरीवाल किसको चुनते? पर ये दोनों चॉइसेस नहीं है ना, तो अरविंद केजरीवाल क्या चॉइस है? इज अरविंद केजरीवाल द थर्ड चॉइस? 120 करोड़ लोगों में आपको अच्छा आदमी मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए। इस देश की जनता पे विश्वास करना शुरू कीजिए, इन पार्टियों के चक्कर से बाहर निकलिए। ये पार्टियों ने लूट लिया इस देश को, फिर भी आप इन पार्टियों के चक्कर में, गम चक्कर में पड़ जाते हो। मेरे दो आखिरी सवाल। इलेक्शन कमीशन का एक ऑर्डर आया है, बहुत जरूरी बात है। इलेक्शन कमीशन का एक ऑर्डर आया है जो आपने गैस प्राइसेस की इश्यू उठाई थी, उसको डिफर करने के लिए। डू यू सी दिस एज अ विंडिकेशन? गवर्नमेंट ने अभी तक फैसला नहीं किया कि इसका अपील होगा या नहीं, वो सोलिसिटर जनरल को कंसल्ट कर रहे हैं। बीजेपी वालों ने अपोज किया था क्या गैस प्राइस को? वो कहते हैं कि हमने पार्लियामेंट्री कमेटी पे किया था, वो ऑन रिकॉर्ड भी कहते हैं प्राइसेस मैकेनिज्म कुछ अलग होनी चाहिए। अरुण जेटली ने बोला और चंदन मित्रा ने बोला। उनके हिसाब से कितना होना चाहिए? वो कहते हैं कि कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। कितना होना चाहिए उनके हिसाब से? फिगर नहीं दिया उन्होंने अभी। मैं देता हूँ फिगर। नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि गैस का प्राइस $16 होना चाहिए। झूठ बोल रहे हैं बीजेपी वाले। मिले हुए दोनों मुकेश अंबानी के साथ। मुकेश अंबानी गैस निकालते हैं तो $1 का खर्चा आता है। आज केंद्र सरकार उनको $4 दे रही है। अब यूपीए चुनाव के पहले मुकेश अंबानी का दाम बढ़ा के $8 कर रही थी, और ये नरेंद्र मोदी कहते हैं इसको $16 होना चाहिए। कंपटीशन लगा हुआ है बीजेपी और कांग्रेस में कि मुकेश अंबानी का बड़ा चमचा कौन है। इस देश को कौन बचाएगा मुकेश अंबानी से? दोनों मिले हुए मुकेश। यही तो बताने आए हम वाराणसी को लोगों को कि अगर तुम लोगों ने अगर इस बार भी नरेंद्र मोदी को वोट दे दिया तो महंगाई के लिए फिर अपने आप को कोसना, फिर किसी और को मत कोसना। ये दोनों जिम्मेदार हैं इस देश में महंगाई के लिए। पहली बार आम आदमी पार्टी ने हिम्मत दिखाई है मुकेश अंबानी को चैलेंज करने की। मुकेश अंबानी के खिलाफ मैंने एफआईआर दर्ज कराई थी। हिम्मत है किसी में एफआईआर दर्ज कराएगा मुकेश अंबानी? फिर मैंने चिट्ठी लिखी थी इलेक्शन कमीशन को। आज देश को पहली बार 1 अप्रैल से इस देश में दुगने दाम हो जाते, सारे खाने पीने की चीजों के, बिजली के दाम दुगने हो जाते। हम लोगों के एफर्ट से आज ये रुका है। 2 महीने के लिए टल गया। अभी भी अगर इस देश की जनता खड़ी नहीं हुई, अभी भी अगर एनडीए और यूपीए को जिता दिया, तो फिर ये देख लेना कि चुनाव के बाद अगर कांग्रेस जीत गई तो दुगने दाम हो जाएंगे और मोदी जीत गए तो 4 गुने दाम हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, मीडिया को दुश्मन क्यों बना के आप बैठे हैं? आपके बारे में लोग कहते हैं कि मीडिया को गालियां पड़ती है कि अरविंद केजरीवाल को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन पड़ती है, लेकिन आप भी मीडिया को गालियां देते हैं। ये मीडिया को दुश्मन क्यों बनाया आप? मैंने थोड़े दुश्मन बनाया, हमने तो सारे जो गलत लोग हैं उनको दुश्मन बनाया। अगर कोई ठीक काम करेगा हम उसकी प्रशंसा करेंगे, कोई गलत काम करेगा तो उसकी बुराई करेंगे। मैं मीडिया से पूछना चाहता हूं, आप इतने इनसेंसिटिव क्यों, इतने सेंसिटिव क्यों क्रिटिसिज्म को लेके? अगर क्रिटिसिज्म होता है और जिनोइन है तो मान लो ना, ठीक करो ना उसको। परंजय गुहा ठाकुरदा की रिपोर्ट है कि मीडिया के अंदर पेड न्यूज होती है कि नहीं है? 3 साल हो गए उस रिपोर्ट को आए हुए, कुछ हुआ उस पर? कुछ नहीं हुआ। पर आपने तो पेड मीडिया तो है ना, तो उसमें कुछ होना चाहिए ना। सब पेड मीडिया नहीं, सब नहीं है। मैं तो बार बार कहता हूँ, मैं तो बार बार कहता हूँ कि इस देश में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जो बुरे लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके उस पर एक्शन लो। एंड करने से पहले आप अगर बनारस नहीं जीत पाए तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? ऊपर वाला रास्ता दिखा